अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, सियासत टीवी के प्राइम टाइम में आप सबका तहदील से इस्तकबाल है। मैं हूं फरजान अहमद। सबसे पहले पेश है प्राइम टाइम की हेडलाइंस। रेवंत हुकूमत मेट्रो फेज 2 के सिलसिले में दुरुस्त प्लान बनाने में नाकाम रही। मैं मेट्रो के लिए कभी भी रुकावट नहीं बना, मरकजी वजीर किशन रेड्डी का वजाहती बयान। रंगारेड्डी के उर्तुला इलाके में पहले तेलंगाना पब्लिक स्कूल का चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने किया इफ्तिताह। स्कूली बच्चों के साथ किया नाश्ता, स्टूडेंट से की बातचीत। किसानों के लिए हुकूमत की कारकर्दगी को लेकर सवालात के जवाब में शख्सी तनकीदें। साबिका रियासती वज़ीर हरीश राव की चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी पर सख्त नुक्ताचीनी। 21 जून को दोबारा मेडिकल के लिए नीट का होगा एग्जाम। तैयारियां मुकम्मल। तलबा तैयारी में मसरूफ, लेकिन पेपर लीक के साबिका वाक़यात को लेकर है फिक्रमंद। इसराइली फौज की जनूबी लबनान में कई मुकामात पर बमबारी। जंगबंदी के बावजूद इसराइली कार्रवाइयों को लेकर अक़वाम मुत्तहिदा ने जाहिर की गहरी फिक्रमंदी। और नया मुआहदा, ईरान की न्यूक्लियर सलाहियत के खिलाफ दीवार। ट्रंप का दावा, G7 लीडरान से की मुलाकातें। हेडलाइंस आपने देखी और पेश है खबरों की तफसीलात। शुरुआत करेंगे रियासती खबरों से। मरकजी वज़ीर और बीजेपी लीडर किशन रेड्डी ने इल्ज़ाम लगाया कि केसीआर हुकूमत और रेवंत हुकूमत भी मेट्रो फेज़ 2 के सिलसिले में दुरुस्त प्लान और मनसूबे बनाने में नाकाम रही, जिसकी वजह से मरकज़ से लोन मिलने के हवाले से मसाइल दरपेश है। उन्होंने भी कहा कि कांग्रेस हुकूमत पहले अपने दस्तावेज़ात को दुरुस्त करे, उसके बाद मेट्रो फेज़ 2 के सिलसिले में इक़दाम किए जाएँ। किशन रेड्डी ने यह भी कहा कि उनके खिलाफ हुकूमत के इल्ज़ाम दुरुस्त नहीं हैं, वो मेट्रो रोकने के किसी भी तरह जिम्मेदार नहीं है। ने जो मेट्रो सेकंड फेज बनाना है, लगातार इस 3-4 साल से, पहले केसीआर सरकार हो, अभी कांग्रेस पार्टी सरकार हो, ये दोनों सरकार भी ठीक तरीके से कमिटमेंट के साथ काम नहीं कर रहे। जो डीपीआर बनाना और टेक्निकल फीजिबिलिटी, फाइनेंशियल फीजिबिलिटी के साथ प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना अभी तक नहीं बनाया। आज भी जो डीपीआर बनाया, जो मेट्रो चलाने के लिए, मेट्रो में जो टिकट्स के द्वारा, एडवर्टाइजमेंट्स के द्वारा जितना इनकम आते हैं, सबसे पहले केंद्र सरकार का, स्पेशली अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री का ये सुझाव है, जितने पैसे टिकट्स के द्वारा, एडवर्टाइजमेंट के द्वारा आते हैं, वो पैसे में पहला मेट्रो ऑपरेशंस मेंटेनेंस के लिए खर्च करना चाहिए, उसको अलॉटमेंट करना चाहिए। उसके बाद जितने पैसे इनकम बचते हैं, उस पैसे से लोन पे करने के लिए निर्णय लेना चाहिए। ऐसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री का सुझाव है। मगर तेलंगाना सरकार ने जितने भी टिकट के द्वारा, एडवर्टाइजमेंट के द्वारा का पैसे आते हैं, पहला वो पैसे से हम जो लोन लिया है उनको रीपेमेंट करेंगे, ऐसा उनका निर्णय है। इससे तेलंगाना सरकार को यही बताया, ऑपरेशन मेंटेनेंस के लिए प्रॉब्लम होता है, आप प्रोजेक्ट बनाने के लिए लोन लाए हैं, ऑपरेशन मेंटेनेंस के लिए भी हर महीने लोन लाना पड़ता है, क्योंकि आज देश में मेट्रोस नया नया आ रहे हैं, मगर कोई भी फाइनेंशियल ठीक तरीके से चल रहे नहीं, फाइनेंशियल क्राइसिस में है। मगर जनता के लिए, जनता के हित के लिए, विकास के लिए मेट्रो चाहिए अपने को। इसलिए लॉस होने के बाद भी मेट्रो हम लगातार बढ़ा रहे। इसीलिए जो तेलंगाना सरकार भी इस विषय पर रीअसेसमेंट करके फाइनेंशियल एनक्लोजर में बदलाव लाना चाहिए। इसके कारण रोका है, खाली मई रोकने से, ये रोकने के प्रोजेक्ट नहीं रोका है। गलत प्रचार रेवंत रेड्डी जी कर रहे, क्योंकि रेवंत रेड्डी जी लगभग 6 गारंटीज दिया है, 420 सब गारंटीज दिया है। इसमें 420 में एक गारंटी भी फुलफिल नहीं किया है, और 2.5 ईयर्स हो गया। कांग्रेस पार्टी सरकार जो बेंगलुरु में गारंटी दिया है, ये भी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ। हिमाचल प्रदेश में गारंटीज दिया है, वो भी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ। तेलंगाना में जो गारंटीज है, उसमें भी एक भी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ है। खाली राहुल गांधी और गारंटीज के नाम पर लोगों को गुमराह करने के लिए प्रयास किया है। आज तेलंगाना 2014 में जब सरकार आए थे, पहली बार तेलंगाना बना, हम एक्सेस बजट था, रिच स्टेट था,
आज 12 साल के बाद 10 साल केसीआर का राज, 2.5 years कांग्रेस के राज में आज तेलंगाना पूरा। रंगारेड्डी के हरतोला इलाके में तेलंगाना पब्लिक स्कूल का चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने आज इफ्तिताह अंजाम दिया, जिसके बाद उन्होंने स्कूली बच्चों के साथ नाश्ता किया और स्टूडेंट से बातचीत भी की। हुकूमती मंसूबों के मुताबिक स्कूल में नर्सरी तक इंटरमीडिएट तालीम दी जाएगी। तेलंगाना पब्लिक स्कूल एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू किया गया, जिसके पहले मरहले में 4 स्कूलों का इंतखाब किया गया। इनमें रंगारेड्डी ज़िला में हरतुल्ला, मंचर और साबिक महबूबनगर ज़िला में विंगूर और पोलंगपल्ली शामिल है। रियासती हुकूमत 100 तेलंगाना पब्लिक स्कूलों के क़याम के निशाने के साथ बतदरीज पूरे तेलंगाना में इसको वसअत देने के मंसूबे रखती है। साबिक़ रियासती वज़ीर हरीश राव ने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी पर सख्त नुक्ताचीनी की। कहा कि किसानों के लिए हुकूमत की कारकर्दगी को लेकर किए जाने वाले उनके सवालात के जवाब में शख्सी तनकीदें शुरू की गई हैं। रेतु बंधु और रेतु बीमा और दीगर स्कीमों के ताल्लुक से चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी खामोशी इख्तियार किए हुए हैं। పోతే ఇయాల రేవంత్ రెడ్డి ఆడికేడుకో ఇబ్రాహీంపట్నంలో స్కూల్ ఇనాగ్రేషన్ పోయిండట. నేను ఇక్కడ కూర్చున్నాక అలా వస్తుంది, సోషల్ మీడియాలో వస్తుంది. ఏమంటుండు రేవంత్ రెడ్డి? ఇవాళ నన్ను ఇష్టం ఉన్నట్టు తిట్టిండాడు. ఇప్పుడు జనరల్ గా రాజకీయాలు మాట్లాడితే ఒక పొలిటికల్ పార్టీ కార్యకర్తలు ఉంటే మాట్లాడతాం, ప్రెస్ మీట్లు ఉంటే మాట్లాడతాం. ఈయన పోయింది దేనికి? స్కూల్ పిల్లల ప్రోగ్రాం. చిన్నపిల్లలు ఉన్నారు, స్కూల్ పిల్లలు ఉన్నారు. స్కూల్ పిల్లల దగ్గర పోతే ఏం చెప్పాలి మనం? అరే మంచిగా చదువుకోండి, డాక్టర్లు కాండ్రి, ఇంజనీర్లు కాండ్రి, ఫోన్లు వాడకుండ్రి, శ్రద్ధగా వినుండ్రి, స్కూల్ డుమ్మగొట్టకుండ్రి అని మంచి మాటలు చెప్పాలి కదా పిల్లలకు. ఆ పిల్లల ముంగట పోయి అడ్డగోలుగా మాట్లాడొచ్చిండి. ఇవాళ ఏమంటాడు? హరీష్ రావు తాటి చెట్టు లెక్క పెరిగిండు అట, నేనేదో ఈత చెట్టు లెక్క పెరిగిందట. ఇంకా పిల్లలకు నేను తాటి చెట్టు లెక్క పెరిగితే ఏం అవసరము, నేను ఈత చెట్టు లెక్క పెరిగితే ఏం అవసరము? అసలు నువ్వు ముఖ్యమంత్రిగా నా ఎత్తుతో నీకేం పని? ముఖ్యమంత్రి మాట్లాడాల్సిన మాటనా? నేను అడ్డగోలు మాట్లాడుతున్నా అంటాడు. అయ్యా రేవంత్ రెడ్డి, నేను నిన్ను కూడా తిట్టగలుగుతా, నీకంటే గట్టిగా తిట్టగలుగుతా, కానీ నాకు విజ్ఞత ఉన్నది, సంస్కారం ఉన్నది. నేను తిట్టను. కానీ నువ్వు తిట్టినంత మాత్రాన్ని నేను విడిచిపెట్టను. నువ్వు నన్ను తిట్టినవని నేను విడిచిపెడతానా? అసలే విడిచిపెట్టా. ఇప్పుడు రేవంత్ రెడ్డి నేను తాటి చెట్టు లెక్క పెరిగినా ఎట్లా పెరిగినా అనేది అవసరం లేదు. ఇప్పుడు కావాల్సిందేంది? నువ్వు 45 రోజుల్లో వేస్తానన్న రైతు బంధు ఎప్పుడు ఇస్తావు? గది అడుగుతున్నా, దానికి సమాధానం చెప్పు నా రైతుల పక్షాన. రైతు బీమా ఆగిపోయింది, గా రైతు బీమా చేస్తావా చెయ్యవా? గాముచ్చట కావాలి. కానీ నేను తాటి చెట్లకి పెరిగితే నీకు రైతులకేం అవసరం, నాకేం అవసరం, నీకేం అవసరం? అరే పంటలకు పోయిన యాసంగి బోనస్ ఎగ్గొట్టినావు, ఈ యాసంగి బోనస్ ఎగ్గొట్టినావు, గది ఇస్తావా ఇయ్యవా చెప్పు తప్ప నా ఎత్తుతో నీకేం పని? అరే పిల్లగాళ్లకు ఇవాళ ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ ఇస్తలేవు. 30 లక్షల మంది ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ పిల్లల చదువులాగమైనవి, గది ఇస్తావా ఇయ్యవా? నేను నిన్ను అడుగుతూనే ఉంటా. నువ్వు నన్ను తిట్టినా, నా ఎత్తు గురించి అడిగినా, నా పొడుగు గురించి మాట్లాడినా, బిడ్డ ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ ఎప్పుడు ఇస్తావో అని నేను నిలదీస్తూనే ఉంటా. మా నిరుద్యోగ యువకులకు మొదటి ఏడాది 2 లక్షల ఉద్యోగాలు ఇస్తా అన్నావు, గది ఇచ్చేదాకా నిన్ను గల్లబట్టి అడుగుతూనే ఉంటా, నేను ఇడిచిపెట్టా. గీముచ్చట మాట్లాడు. రైతు బంధు గురించి మాట్లాడవు, రైతు బీమా గురించి మాట్లాడవు, 24 గంటల కరెంటు గురించి మాట్లాడవు, ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ గురించి మాట్లాడవు, పిల్లల ఉద్యోగాల గురించి మాట్లాడవు. మా గౌడన్నలు 700 మంది చచ్చిపోతే వాళ్ళకు వచ్చే ఎక్స్గ్రేషియా ఇయ్యాలటికి రాలేదు. గౌడన్నల గురించి మాట్లాడవు, బీసీల గురించి మాట్లాడవు, ఎస్సీల గురించి మాట్లాడవు, ఎస్టీల గురించి మాట్లాడవు. నా ఎత్తు గురించి నీకేం అవసరం? దేవుడిచ్చిండు, నేను గిట్ల పుట్టినా. దీన్ని పట్టుకొని మాట్లాడి తప్పించుకుంటా అనుకుంటున్నావా? నువ్వు నన్ను ఎంత తిట్టినా, నన్ను ఎంత గిల్లినా నేను నీ స్కాములు బయట పెడుతూనే ఉంటా. నీ హామీలు అమలయ్యేదాకా నిన్ను ప్రశ్నిస్తూనే ఉంటా. साबिक़ रियासती वज़ीर KTR ने रियासती वज़ीर P श्रीनिवास रेड्डी के खिलाफ इल्ज़ाम लगाए और ये भी कहा कि उन्होंने 20 लाख मकानात बनाने के वादे किए थे। 2.5 साल गुजर गए हुकूमत को, लेकिन इसके बावजूद निस यानी 10 लाख मकानात भी हुकूमत नहीं बना सकी है। KTR ने P श्रीनिवास रेड्डी पर करप्शन समेत दीगर इल्ज़ामात भी आयद किए। ఆఫ్టర్ ఫ్లాప్ సినిమాకి అర్ధశత దినోత్సవం అన్నట్టు ఇలా పోజులు కొడతా ఉన్నాడు పొంగులేటి శ్రీనివాస్ రెడ్డి. చూశారు కదా, బీసీ మంత్రుల్ని కొండా సురేఖ గారిని మాట్లాడనీయకుండా మైకు కట్టేయడం, పక్కనే ఉండే వాకిటి శ్రీహరి మంత్రి గారి మీద కాగితాలు ఇసిరేయడం. ఎంత అహంకారం కాకపోతే సాటి మంత్రులు, సాటి ఎమ్మెల్యేలు
వారు కూడా మీతో పాటు ప్రజల చేత ఎన్నుకోబడ్డ వాళ్ళు. అట్లా అట్లా చేయవచ్చునా? అంత అహంకారం అధికారులను పట్టుకొని కలెక్టర్లను పట్టుకొని నీకు సెన్స్ ఉందా అంటున్నాడు. నేను అడుగుతా ఉన్నా, నీకుందా సెన్సు? ఇట్లా సిగ్గు లేకుండా దోచుకోవడానికి, ఇష్టారీతిన అక్రమ మైనింగ్ చేయడానికి నీ కుమారుడి కంపెనీ అడ్డం పెట్టుకొని వట్టినాగుల పల్లిలో పడి ఒక గజ దొంగలాగా దోచుకోవడానికి సిగ్గుందా అని అడుగుతా ఉన్నా. ఇవాళ ఆ పల్లవి షా, సతీష్ షా అనే వ్యక్తులు వట్టినాగుల పల్లిలో ఎప్పుడో 1967లో భూములు కొనుక్కున్నారు. వాళ్ళ మీద పడి ముసుగులేసుకొని నువ్వు పంపిన కిరాయి మూకలు ఇవాళ వాళ్ళ మీద ప్రాణాంతకమైన దాడి చేసిన మాట వాస్తవం కాదా? ఎఫ్ఐఆర్ చేస్తే ఒక నిజాయితీ గల పోలీస్ అధికారి హబీబుల్లా ఖాన్ అని ఆయన తెల్లారి వరకే ట్రాన్స్ఫర్ చేసిన మాట వాస్తవం కాదా? ఏది వాస్తవాలు కాదు పొంగులేటి గారు? నాకైతే విశ్వాసం ఉంది, పాలేరులో ఎన్నిక ఎప్పుడు వచ్చినా ఎగిరేది గులాబీ జెండా మాత్రమే. ఈయన గారి మాటలు ఈయన హౌసింగ్ శాఖ మంత్రి కూడా ఏం మాటలు చెప్పాడో హౌసింగ్ మంత్రిగా ఒకసారి వినండి. హౌసింగ్ రాబోయే 3.5 సంవత్సరాల్లో తల తాకట్టు పెట్టైన 20 లక్షల ఇల్లు ఈ రాష్ట్రంలో కట్టిస్తాము. 20 లక్షల ఇల్లు ఇచ్చిన తర్వాతనే మళ్ళీ అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో మీ గుమ్మానికి వచ్చి ఓటు అడుగుతాము. 20 లక్షల ఇల్లు కట్టిస్తాము, కట్టించినాకనే మీ గుమ్మానికి వచ్చి ఓట్లు అడుగుతాం. సగం సినిమా అయిపోయింది కదా, మరి కట్టాడా 10 లక్షల ఇల్లు? దమ్ముందా పొంగులేటి గారు? 20 లక్షల ఇండ్లు కడితేనే ఓటు అడుగుతా అన్నావు కదా, ఆ మాట మీద నిలబడే సత్తా ఉందా అని నేను పాలేరు వేదికగా అడుగుతా ఉన్నా. దమ్ముంటే స్పందించమని చెప్పి కోరుతా ఉన్నా. 20 లక్షల ఇండ్లు కడతా అని చెప్పి చెప్పాడు. మరి 20 లక్షల ఇండ్లు ఆయన రాఘవ కన్స్ట్రక్షన్ కడుతుందో లేకపోతే ఈయన గారు కడతారో ప్రభుత్వం కడతాదో నాకైతే తెలియదు. ఎందుకంటే హైదరాబాద్ లో ఎక్కడ చూసినా భూములు లాక్కోవడం, నడుస్తున్న ప్రాజెక్టులు లాక్కోవడం. మరి ఆ 20 లక్షల ఇండ్లు ఏమన్నా సొంత ఆస్తులు అనుకుంటున్నాడా, సొంత కంపెనీతో కట్టిద్దాం అనుకుంటున్నాడా నాకైతే తెలియదు. मरकजी रोहित हिलाल कमेटी सदर मजलिस उलमा दक्कन का माहरा इजलास बज़ीमन रोहित हिलाल माह मुहर्रमुल हराम हुसैन बिल्डिंग मुज़्ज़म जाय मार्केट हैदराबाद में मुनक़्क़िद किया गया, जिसमें मुहर्रमुल हराम का चांद नजर आने की तस्दीक की गई। ऐलान के मुताबिक यौम आशुरा 26 जून बरोज़े जुमा होगा। इस्लामिया गवर्नमेंट एंड एडेड स्कूल शेरपुरा वरंगल में जमात अव्वल तदहुम के तलबा तालिबात में नोटबुक्स और स्टडी मटेरियल तकसीम किया गया। तकरीब में मेहमान ख़ुसूसी के तौर पर मोहम्मद अब्दुल बासित ताहिर, नायब सदर मोहम्मद अफजल सेक्रेटरी इस्लामिया एजुकेशन सोसाइटी ने शिरकत की, जबकि सदारत एम खालिक तनवीर इंचार्ज मास्टर ने की। दीगर कई शख्सियात के साथ साथ असातिज़े किराम, तलबा तालिबात और औलिया तलबा की भी बड़ी तादाद इस मौके पर मौजूद थी। आज इस्लामिया हाई स्कूल शेरपुरा वरंगल में असातिज़ा और मौलिमात की जानिब से नोटबुक्स और स्टडी मटेरियल की तकसीम अमल में लाई गई। इस प्रोग्राम में बहैसियत मेहमाना ने खुसूसी जनाब मोहम्मद अब्दुल बासित ताहिर साहब, नायब सदर नशीन इस्लामिया एजुकेशन सोसाइटी, और जनाब मोहम्मद अमजद अली वहदती साहब, मोतमद इस्लामिया एजुकेशन सोसाइटी ने शिरकत की। असातिज़ा और मौलिमात की जानिब से जो तदरीसी अशिया की तकसीम अमल में लाई गई, इस तकसीम में मेहमानान की जानिब से दी गई। इस्लामिया एजुकेशन सोसाइटी की जानिब से इस्लामिया हाई स्कूल के रिनोवेशन, आहक पाशी और दीगर कामों के लिए तकरीबन कई लाख का सरफा हुआ, और अल्हम्दुलिल्लाह इंतज़ामी कमेटी के ज़िम्मेदारान असातिज़ा मौलिमात की जानिब से तहे दिल से शुक्रिया अदा किया जाता है। इंशाअल्लाह आइंदा मुस्तक़बिल में इस्लामिया हाई स्कूल जो 1890 ईस्वी में क़ायम किया गया था, आज तक ये उर्दू ज़बान में तदरीसी अमल किया गया। इस तदरीसी आइंदा इस इस्लामिया हाई स्कूल को इंग्लिश मीडियम में कन्वर्शन किया जाएगा, जिससे कई तलबा और तालिबात मुस्तफ़ीज़ होंगे। हुकूमत तेलंगाना की जानिब से मिड डे मील्स, टेक्स्ट बुक्स और यूनिफॉर्म्स तकसीम किए जा रहे हैं या इंतज़ाम किया जा रहा है। अलावा इसके 15 जून इस मदरसे की जो कुशादगी अमल में आई, सुबह ब्रेकफास्ट का इंतज़ाम किया जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह इससे इस्लामिया हाई स्कूल के अव्वल ता दहुम के तलबा और तालिबात मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर जनाब ए रेवंत रेड्डी साहब और उनकी काबीना का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने एक अच्छा कदम उठाया, जिससे तलबा और तालिबात में की तादाद में इजाफ़ा होगा और रोज़ाना बच्चे वक्त पर मदरसे को आएंगे, और साथ ही साथ
दोपहर का जो मिड डे मील्स का इंतज़ाम है अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे खातिर खा ग़िज़ा तग़ज़िया बख्श ग़िज़ा मुहैया की जा रही है। मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स मेहदीपट्टनम हैदराबाद पर नोवा के नाम से कुदरती हीरों के ज़ेवरात का नया मजमुआ पेश किया जा रहा है जो फितरत में पाए जाने वाले खूबसूरत नक्शो निगार बनावटों और नफीस डिज़ाइनों से भरपूर है। 18 और 14 कैरेट सोने में तैयार किए जा रहे इस मजमू में कुदरती हीरों को रंगीन कीमती पत्थरों और दीगर अशिया के ज़रिए मज़ीद नुमायाँ और दिलकश अंदाज में बनाया गया है। इस सिलसिले में मालाबार शोरूम पर तकरीब मुनक़िद की गई और आवाम से इससे भरपूर फ़ायदा उठाने की अपील की गई है। हाय गाइस, तो मैं हूँ हैदराबादी कुलसुम। तो मैं आई हूँ मालाबार गोल्ड्स एंड डायमंड जो कि लोकेटेड है मेहदीपट्टनम पर। यहाँ पर बहुत ही ब्यूटीफुल कलेक्शन लॉन्च हुआ है जो कि है नोवा। ये आपको पहले 18 कैरेट में प्रोवाइड करते थे, ये आप लोगों के लिए सिर्फ और सिर्फ 14 कैरेट में भी अवेलेबल है। यहाँ पर बहुत ही अच्छा कलेक्शन है जो कि आपको पार्टी वेयर, वेडिंग वेयर, डेली वेयर, ऑफिस वेयर, हर टाइप का डिज़ाइन आपको यहाँ पर मिलेगा। तो देर किस बात की है, तो जल्दी आइए मालाबार गोल्ड्स एंड डायमंड जो कि लोकेटेड है मेहदीपट्टनम। This is Pallavi. Today I have visited the Malabar Gold and Diamonds, which is in Mehdipatnam. They launched a newly collection called Nova. It is described as a nature. These beautiful collections are done by the nature. So the name was called a Nova. You can come and visit the branch which is in Mehdipatnam. It is soft, elegant. It represents a beautiful to a woman. It is uses in official wear, daily wear, and any party wears also. It shows you an elegant look and a very beautiful, and it comes in a 14 carats, 18 carats too, and this is very reasonable prices. You can come and visit in a Mehdipatnam branch. Thank you. मलाबार कस्टमर्स एंड वेल विशर्स, आज मेहदीपट्टनम पर नोवा 3.0 लॉन्च हुआ है जिसमें न्यू डिज़ाइंस हैं और बहुत वास्ट कलेक्शन है इसके अंदर अभी नेचुरल फॉन्ट्स का। इसमें हम लोग स्पेशल डिस्काउंट्स भी दे रहे हैं और इसमें 18 कैरेट एंड 14 कैरेट में अवेलेबल है ये चीज़। इसमें बजट फ्रेंडली रहेंगे सारे और इनसे जो न्यूएस्ट डिज़ाइंस है उसमें। तेलंगाना के ज़िले राजनाथ सिलसिला में पानीपुरी खाने के बाद 15 से ज़्यादा बच्चे मुतासर हो गए। अफसोसनाक वाक़या केसीआर नगर कॉलोनी में पेश आया। पानीपुरी खाने के कुछ ही देर में बच्चों में पेट दर्द, ख़य, दस्त और तेज़ बुखार की इलामात ज़ाहिर हुई। सूरत हाल बिगड़ने पर वालिदैन ने बच्चों को फौरी तौर पर सिलसिला के सरकारी हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया जहाँ वो ज़ेर इलाज बताए गए हैं। मुतासरा बच्चों में एक बच्चे को तेज़ बुखार के साथ साथ फीड्स के दौरे भी आए जिससे घर वाले शदीद परेशान कुन सूरत हाल से दो चार हो गए। बाकी बच्चों की हालत फ़िलहाल मुस्तहकम बताई गई है। डॉक्टरों के मुताबिक इब्तिदाई तौर पर यह फूड पॉइजनिंग का मामला भी हो सकता है। ताहम इस बात का भी पता चला जा रहा है कि बच्चों की बीमारी की असल वजह सिर्फ पानी पूरी थी या इसके अलावा कोई और सबब भी हो सकता है। तिब्बी अमला इस वाक़े की मुकम्मल जाँच कर रहा है। आमदनी से ज़्यादा असासों के एक मामले में लैंड्स एंड सर्वे के डिप्टी डायरेक्टर सुनकरी नरहरी को एंटी करप्शन ब्यूरो के हुक्काम ने गिरफ्तार कर लिया है। एसीबी हुक्काम के मुताबिक नरहरी की रिहाइशगाह समेत 9 दीगर मुकामात पर तलाशी कार्रवाइयाँ अंजाम दी गई थीं। इस दौरान बहुत ज़्यादा गैरकानूनी असासे सामने आए। तफ्तीश में नरहरी के घर से लगभग 1.5 करोड़ रुपये नकद रकम, 5 करोड़ से ज़्यादा मालियत के फिक्स डिपॉजिट और बैंक खातों में 2.29 करोड़ रुपये मौजूद होने का इंकशाफ हुआ। इसके अलावा 1.3 किलोग्राम सोना, 8 किलोग्राम चांदी के जेवरात, उनके एहलिया के नाम पर 2 बैंक लॉकर्स और एक कार भी बरामद हुई। एसीबी ने भी पाया कि रंगारेड्डी जिला में 5 खुले प्लॉट्स, महेश्वरम में 1.25 एकड़ ज़रई ज़मीन और पोपलगोड़ा में एक अपार्टमेंट भी मौजूद है। मजीद जांच में मालूम हुआ कि नरसिंगी के एक अपार्टमेंट में 2 फ्लैट्स, राजेंद्र नगर में 1 फ्लैट, गचिबौली की TNG कॉलोनी में G+3 इमारत और छतरी नाका में 3 मंजिला इमारत भी उनकी मिल्कियत में है। हुक्काम के मुताबिक सरकारी तखमीने के तहत इन तमाम असासों की मालियत लगभग 13 करोड़ रुपए बताई गई है। 21 जून को नीट का एग्ज़ाम मुनक़िद होगा जिसके लिए तैयारियां जारी हैं। दरबाज की तैयारी में मसरूफ़ हैं लेकिन फ़िक्रमंद भी है कि पेपर लीक से मसाइल मुसलसल बढ़ रहे हैं। 22 लाख तलबा अपने वक्त के ज़िया को लेकर परेशान हैं। टेलीग्राम बंद करने पर भी मिला जुला रद्द-ए-अमल सामने आया। आइए जानते हैं नीट लिखने वाले तलबा के तासुरात। दोबारा एग्ज़ाम होने जा रही है। हाँ, उसके लिए है तो कि हमको डबल से वापस पढ़ना पड़ रहा है। वही फोकस इतने दिन में थोड़ी बनता है जो हम पहले से कंसिस्टेंसी करके आ रहे हो। जो अब पढ़ रहे हैं वैसा थोड़ी ना होता है कि हम साल भर जो पढ़ा वो 1 महीने में आप पूरा रिकवर कर लो, बीच में 10-15 दिन का वो दे लो। फिर
वो कंसिस्टेंसी भी तो बननी चाहिए। पहले की तैयारी की थी, वैसे बहुत ज़्यादा तैयारी की थी, लेकिन पेपर लीक हो गया, इसकी वजह से अब दूसरी बार फिर से तैयारी कर रहे हैं, तो इसमें ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है। थोड़ा मतलब उसमें नंबर आए थे, उसमें भी आए थे, लेकिन अब क्या करें, नंबर पेपर लीक हो गया, अपन कुछ कर नहीं सकते, लेकिन अब दूसरी बार मौका मिला है तो तैयारी कर सकते हैं अपन। तो उस तैयारी को लेकर फिर तैयारी कर रहे, लाइब्रेरी से पढ़ाई कर रहे। नीट की एग्ज़ाम आपने दी थी, हाँ, जो कैंसिल हो गई, अब दोबारा एग्ज़ाम होने जा रही है, पेपर लीक हो गया था। अब गवर्नमेंट ने टेलीग्राम को बैन कर दिया है एग्ज़ाम ड्यूरेशन के लिए, क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि टेलीग्राम से ऐसा पता चला है कि पेपर वहीं से लीक हुआ था। हाँ, बिल्कुल सही किया है। टेलीग्राम और जो भी सोशल मीडिया है वो एक सर्टेन टाइम के लिए बैन होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे मेहनत करते हैं और सारे बच्चों की सफलता इस चीज़ पे टिकी हुई है कि पेपर कैसा आ रहा है, पेपर कैसे लीक हो रहा है। बहुत सारे बच्चों का भविष्य है, कोई किसी ने सेकंड ड्रॉप लिया, किसी ने थर्ड ड्रॉप लिया। हर साल अगर ऐसे चलेगा तो फिर कोई कैसे विश्वास करेगा? ये तो विश्वास की बात हो गई। टेलीग्राम को बैन कर दिया है गवर्नमेंट ने, क्योंकि टेलीग्राम पर ऐसा बताया जा रहा है कि पेपर लीक हुआ था नीट का, तो सही किया? हाँ, सही किया। और भी ऐसे गेटवे हो सकते हैं जिससे पेपर लीक होने की गुंजाइश हो? होना तो नहीं चाहिए, क्योंकि अभी बच्चों का सवाल है। इतने सारे बच्चे, 22 लाख बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं, उनकी मेहनत 3 साल की 4 साल की मेहनत है, और लीक हो रहा है पेपर, तो कहीं ना कहीं उनका टाइम वेस्ट हो रहा है। उनकी प्रिपरेशन आगे जो होना था वो रुक रही है। और कड़ी मेहनत करना पड़ती है नीट की एग्ज़ाम को पास करने के लिए। किसी को 1 साल लगता है, किसी को 2 साल लगता है, किसी को 3 या 4 5 साल भी लग सकते हैं। गवर्नमेंट ने इसके लिए टेलीग्राम को बैन कर दिया है, जब तक एग्जाम नहीं होती टेलीग्राम बंद रहेगा। इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? सही किया है, क्योंकि पेपर लीक तो हो रहा है और अभी इतना ज़्यादा इंटरनेट वगैरह पे फैल रहा है सब कुछ, तो अच्छा किया। और भी ऐसे माध्यम हो सकते हैं जो जिससे पेपर लीक होने की गुंजाइश हो? हाँ, जैसे व्हाट्सअप हो गया, ट्विटर हो गया, तो इनको भी एक लिमिटेड टाइम के लिए बैन करना चाहिए। हाँ, करना चाहिए। पहले जो एग्जाम दिया था आपने, अब वो पेपर लीक हुआ था, अब सेकंड एग्जाम हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे? पहले जो पेपर लीक हुआ था वहाँ उसमें बहुत सारे बच्चों के मतलब लॉस हुआ है, इतना टाइम वेस्ट हुआ है, तो ये नहीं होना चाहिए। सरकार को इस पे ध्यान देना चाहिए। और टेलीग्राम बैन हुआ वो सही हुआ, और भी जो मतलब माध्यम है पेपर लीक होने के लिए उनको भी मतलब बैन करना चाहिए। बच्चों की मतलब भविष्य का सवाल है, तो उसको इतना लाइटली नहीं लेना चाहिए। सर, नीट की जो एग्ज़ाम फिर से हो रही है, इसमें पहली बार जो कैंसिल हुई है सर, इसमें प्रॉपर गवर्नमेंट की जो इंस्टीट्यूशन है एनटीए, उनकी गलतियाँ समझ में आती है। पर अगर आप वो फिर से करा रहे तो पूरे प्रिकॉशंस रखे जा रहे हैं, तो वो एक बहुत ही पॉजिटिव साइन है कि ऐसा फिर से ना हो। और इस बार जो रीनीट की एग्ज़ाम है वो पूरी तरीके से 100% फेयरनेस के साथ हो। कोशिश तो पूरी है और हम लोग उम्मीद भी कर रहे हैं कि हो। कोई और माध्यम भी हो सकता है, जरिया हो सकता है जिससे पेपर लीक हो जाए सर? टेलीग्राम के अलावा माध्यम तो बहुत सारे हो सकते हैं, पर अगर गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव ली है टेलीग्राम से, क्योंकि लास्ट टाइम भी बहुत ज़्यादा फैल गया था, तो टेलीग्राम बैन करना एक पॉजिटिव साइन हुआ है। और अब आइए रुख करेंगे चंद अहम बैनुल-अक़वामी ख़बरों की जानिब। इसराइली फ़ौज ने जनूबी लबनान में कई मकामात पर बमबारी कर दी। लबनान के सरकारी मीडिया ने रिपोर्ट किया कि हमले उस बात के बावजूद किए कि मशरिक़ वस्ता में जंगबंदी के मुआहदे में लबनान को शामिल किया गया। इसराइली जंगी तैयारों ने इन हमलों में नफ्तियासे में मुख्तलिफ इलाकों को निशाना बनाया। इस दौरान अक़वाम मुत्तहिदा ने भी लबनान में इसराइली हमलों के जारी रहने पर गहरी फ़िक्रमंदी का इज़हार किया। UN तर्जुमान स्टीफ़न दुजारिक ने बताया कि अमन मुआहदे के बावजूद इसराइल के हमले नाकाबिले फ़हम है। Turning to Lebanon, UNIFIL peacekeepers are continuing to observe violence and exchange of fire within their area of operations at a although at a significantly reduced level compared to the weekend. The mission recorded 38 violations of Lebanese airspace by Israeli Defense Forces yesterday, down from 83 reported on Sunday. The number of trajectories of projectiles also dropped markedly, with 174 recorded all day yesterday compared to 705 on Sunday. Yesterday's total, 169 were attributed to the IDF, 5 to Hezbollah. From midnight until 4 p.m. local time today, peacekeepers reported 22 airspace violations by the IDF and about 106 trajectories of projectiles, 103 attributed to the IDF, and the remainder to non-state actors, presumably Hezbollah. Our peacekeeping colleagues continue to monitor IDF ground activities across its area of operations, included armored movements, logistical
and engineering activities as well. On the humanitarian front, through the liaison branch and in coordination with our own humanitarian colleagues at OCHA, UNIFIL facilitated a humanitarian mission yesterday to Tyre and surrounding areas. On the broader humanitarian front in Lebanon, some displaced families, we are told, are cautiously returning to their places of origin following Sunday's announcement of the agreement between the U.S. and the Islamic Republic of Iran. According to Lebanese authorities, the number of displaced people hosted in collective shelters has decreased by about 10,000 over the last 4 days, from around 134,000 on Friday to approximately 124,000 as of 3 p.m. local time today. In South Governorate, about 2,700 people reportedly left collective shelters. Yesterday they did. However, it remains unclear whether these movements represent temporary returns to assess homes and property or more sustained returns. While violence has decreased since Sunday, incidents in southern Lebanon continue to be reported, which has a direct impact on people's ability to check on their homes or to move around. The presence also of unexploded ordnance remains a very serious concern for all. We continue to call for the protection of civilians, for their returns to be safe, to be voluntary, and to be informed, supported by sustained humanitarian access and assistance for those who need it. अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि नया मुआहदा ईरान की न्यूक्लियर सलाहियत के खिलाफ एक दीवार है। फ्रांस में यूएई के सदर के साथ मुलाकात में ट्रंप ने कहा कि ईरान मुआहदे को कांग्रेस भेजने का ख्याल भी अच्छा है। ईरान डील कांग्रेस को नजरसानी के लिए भेजी जा सकती है, लेकिन नया मुआहदा ईरान के न्यूक्लियर सलाहियत के खिलाफ एक अहम दीवार है। ईरान से अपने मुआहदे का मुवाजना ओबामा मुआहदे से करते हुए ट्रंप ने दावा किया कि साबिका सदर ओबामा का ईरान मुआहदा मशरिक़ वस्ता के लिए ख़तरनाक था और वो मुआहदा ईरान को न्यूक्लियर हथियार के हुसूल का सबब भी बन सकता था। उन्होंने कहा कि ईरान जल्द मामला हल करना और मामूल की तरफ लौटना चाहता है। ईरान के साथ मुआहदे के नुकात एक दो रोज़ में खुद मीडिया को पढ़कर सुनाएंगे। मुआहदे के तहत आबना हरमुज़ जुमे से मुकम्मल तौर पर खुल जाएगी और आबना हरमुज़ में कोई टोल टैक्स नहीं होगा। याद रहे कि ट्रंप ने G7 लीडरान से मुलाकातें की और ग्रुप फ़ोटो में भी उनके साथ शिरकत की है। और उधर ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची ने कहा है कि अमेरिका और ईरान के दरमियान मुफ़ाहमत याददाश्त के दस्तखत के दिन ही मुज़ाकरात होंगे। अब्बास अराग़ची ने अपने बयान में कहा कि पहले मरहले के बाद हतमी डील के लिए 60 दिनों में मुज़ाकरात होना है। उन्होंने कहा कि हतमी डील के लिए मुज़ाकरात में जौहरी मसला और पाबंदियों के खात्मे पर बातचीत भी शामिल है। वाज़ेह है कि ईरान और अमेरिका के दरमियान मुफ़ाहमत याददाश्त पर दस्तखत 19 जून जुमे को मुकर्रर की गई है। और अब आखिर में हेडलाइंस पर डालेंगे एक और नज़र। रेवंत हुकूमत मेट्रो फेज 2 के सिलसिले में दुरुस्त प्लान बनाने में नाकाम रही। मैं मेट्रो के लिए कभी भी रुकावट नहीं बना, मरकजी वजीर किशन रेड्डी का वजाहती बयान। रंगारेड्डी के उर्तुला इलाके में पहले तेलंगाना पब्लिक स्कूल का चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने किया इफ्तिताह। स्कूली बच्चों के साथ किया नाश्ता, स्टूडेंट से की बातचीत। किसानों के लिए हुकूमत की कारकर्दगी को लेकर सवालात के जवाब में शख्सी तनकीदें। साबिका रियासती वज़ीर हरीश राव की चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी पर सख्त नुक्ताचीनी। इक्कीस जून को दोबारा मेडिकल के लिए नीट का होगा एग्ज़ाम। तैयारियां मुकम्मल, तलबा तैयारी में मसरूफ़, लेकिन पेपर लीक के साबिका वाक़यात को लेकर है फ़िक्रमंद। इसराइली फ़ौज की जनूबी लबनान में कई मुकामात पर बमबारी। जंगबंदी के बावजूद इसराइली कार्रवाइयों को लेकर अक़वाम मुत्तहिदा ने ज़ाहिर की गहरी फ़िक्रमंदी। और नया मुआहदा ईरान की न्यूक्लियर सलाहियत के खिलाफ दीवार। ट्रंप का दावा, G7 लीडरान से की मुलाकातें। प्राइम टाइम का सिलसिला फ़िलहाल यही ख़त्म करते हैं। मोहम्मद फरजान अहमद को पूरी टीम के साथ इजाज़त दें। देखते रहिए सियासत TV। अल्लाह हाफ़िज़।